अमर उजाला में आपका स्वागत है। अमर उजाला लगातार पंजाब के एक बड़े मुद्दे को हाईलाइट करता आया है। सबसे बड़ा मामला है पंजाब में पराली का। पराली क्यों जल रही है, जलने से कितना नुकसान हो रहा है, इस पूरे मामले में पराली को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। किसान भी परेशान है और किसानों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही है। किसानों के अपने मत है। किसानों का मानना है कि जिम्मेदारों की ओर से उनको मदद नहीं मिल रही है। जिम्मेदारों का कहना है हमने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार यानी कि सत्ता पक्ष उतनी मजबूती से तैयारियां नहीं कर पाया। नतीजा पंजाब में अभी भी पराली जल रही है। हम आज ऐसे ही लगातार अमर उजाला करीब 15-20 दिनों से एक अभियान चला रहा था। आज अभियान को समाप्त करते हुए हम पंजाब के उन तमाम जिम्मेदार लोगों से, तमाम विशेषज्ञों से बात करने जा रहे हैं कि पराली जल रही है, उसका क्या असर है, कैसे इसको रोका जा सकता था, कितने प्रयास किए गए, सफल हुए या नहीं सफल हुए। इन सारे मुद्दों पर आज हम तमाम विशेषज्ञों से बात करेंगे। पराली जलने से नुकसान कितना हो रहा है? एक तो पब्लिक का नुकसान है, दूसरा सरकारों का, जो चन्नी साहब का है कि सरकारों ने उतनी जिम्मेदारी है उससे काम नहीं किया। जिम्मेदार लोगों को कहना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आपको क्या लग रहा है सर, क्या क्या चीज़ें रही? बीइंग ए रिसर्चर जी, सबसे पहले मैं साइंस के फील्ड से बात करूंगा। पराली की समस्या वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या कब होती है, जब ये इसको जला दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें बताऊंगा विज्ञान के क्षेत्र से कि पराली ये जो बनता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, करीब कार्बन होता है। जब इसको जलाते हैं कार्बन करीब 40 रूपों में रहता है, हवा में, पानी में और मिट्टी में। तो जलाने के बाद क्या होता है, ये सीधे सीधे ये जियोलॉजिक फॉर्म में चला जाता है। कार्बन लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, वो कार्बन फिर वापस नहीं आता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, खास करके उस मिट्टी के लिए जिस मिट्टी में जला करके पराली को छोड़ दिया जाता है। अब उसको किसान चाहे जितना मर्जी कर ले, कोई बैक्टीरिया, कोई उसको जीवाणु कीटाणु उसे अपने खाने के रूप में नहीं लेते। नॉर्मली क्या होता है कि मिट्टी के अंदर एक पूरा जीव मंडल है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा उनका एक किंगडम है, जिसको सॉइल बायोटा कहते हैं। ये उसी पे ये जीवित रहते हैं। किसके लिए? वो कार्बन एलिमेंट को, कार्बन तत्व को लेते हैं अपने खाने के रूप में। प्रकृति की ऐसी संरचना है कि एक बैक्टीरिया, एक वायरस से लेकर के एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तक, हम लोगों के लिए जो ऊर्जा का प्रवाह है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट को यूज़ किया है, वो है कार्बन। यानी कि हाथी भी जो खाना खा रहा है और एक बैक्टीरिया भी जो खाना खा रहा है, वो ग्लूकोज के रूप में खाता है। तो कार्बन एक जो है एक प्रवाह की, उस ऊर्जा के प्रवाह के लिए सबसे मेन एलिमेंट होता है। ये तो किसान को नहीं पता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का या हम वैज्ञानिक का या और लोग जिसके फील्ड में, एरिया में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको भी ये जानकारी ना हो कि पहले क्या था कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम में प्राय लोग क्या करते थे कि बैल रखते थे घर पे जुताई के लिए, और वो पराली को यूज़ कर लेते थे खाने पीने में, जानवरों को उसका खाना भी होता है। आज क्या है कि नीड और ग्रीड, जो भी डॉक्टर साहब ने बात की कि आज हमारी लालच ज़्यादा बढ़ गई। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड लेने की चाह में रहते हैं। उसके लिए ना हम इकोसिस्टम को देखते हैं, इकोसिस्टम की भी परवाह नहीं करते। और उसमें होता क्या है कि हम नेचर के साथ में बहुत सारी चीज़ें गलत कर जाते हैं। आज जो सबसे ज्वलन समस्या है, क्योंकि पराली को किसान के पास में क्या वो अल्टरनेटिव है? सीधे उसने जला करके खेत खाली हुआ, दूसरी फसल के लिए उसने तैयार किया। तो किसान के मन में ये है कि हम एक साल में कम से कम 3 फसल इससे क्रॉप कर लें। तो ये एक लालच है। किसान को इसको लेना देना नहीं है कि ये ज़मीन रहे या चाहे जाए। लेकिन ऐसे मामलों में एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि सरकारों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती होंगी। इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसमें किसान क्या है, किसान तो ये चाहेगा कि
हमें अपनी ज़मीन से जितना ज़्यादा पैसा मिले, क्योंकि उसके पास तो रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया ज़मीन है। अब सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पे आ जाती है कि सरकार कैसे जो टाइम है हमारी नई क्रॉप का, बीज का जो वक्त है, वो उसके पास कोई वक्त नहीं बचता है, उसमें वक्त नहीं बचता है कि वो कैसे उसको कल्टीवेट करे या जो हमारी पराली बची हुई है उसको कैसे हटाए, तो दूसरी फसल के लिए वो उसको जलाने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो मेरा आपके ही सवाल से सर आपसे जानना है कि आप लगातार डॉक्टर साहब सरकार के संपर्क में भी रहते हैं, बड़ी एजेंसीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की ओर से कभी कोई ऐसे सजेशंस गवर्नमेंट को दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, और दिए जाते हैं तो क्या उनको कभी माना जाता है या नहीं माना जाता है सर? जी जी जी, मैं सर से, हाँ डॉक्टर साहब आप चूंकि इस पूरे मॉनिटर को अभी हम फिर आएंगे आपके पास, जो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरीके की चीज़ें होती है और किसान को लगता है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल 3 फसल ले ले। अब 3 फसल लेने में बहुत सारा नुकसान भी होता है, तो आपको लगता है कि जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें आप काम करते हैं और अपने आप सजेशंस भी गवर्नमेंट को देते हैं, उन पे कभी अमल होता है या नहीं होता है? देखिए, अगर हम समस्या को समझना चाहें तो 2016 से ये बढ़नी शुरू हुई हमारे क्षेत्र में, मतलब हमने इसको कह सकते हैं कि वो पीक पहुंचा था। अच्छा। और जब पहली बार स्कूल बंद हुए तब से ये चर्चा में काफ़ी ज़्यादा आया जी। अब बात करें कि जब ये चर्चा में आया तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च नहीं किए थे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेके जो बाकी आप कह सकते हैं विभाग हैं वो काम कर रहे थे। फिर 2019 में भारत सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसका मुख्य टारगेट यही था कि किस तरह से इस क्षेत्र में जो एयर पोल्यूशन की समस्या खासतौर पर बनी रहती है, ना केवल अक्टूबर नवंबर बल्कि जहां भी जिस क्षेत्र में पूरे साल में, उसको कैसे कम किया जाए। अब उसमें 4,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया सरकार से, चाहे उसमें पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, उनसे एक्शन प्लान मांगे गए। वो एक्शन प्लान उन्होंने अपने एक्सपर्ट की सलाह से बनाए। उन्होंने बताया कि हम किस किस तरह से स्टेप्स लेंगे, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे वो इन सीटू मैनेजमेंट का हो, चाहे वो एक्स सीटू मैनेजमेंट का हो, उनके विचारों के अनुसार। और उन्होंने जो बजट मांगा वो उनको अलॉट किया गया। तो नाउ अगर आप कहें कि क्या सरकार को हाल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। क्या उनको ऊपर बजट आवंटित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या उनका फिर चैलेंज क्यों है? तो समवेयर कुछ इम्प्लीमेंटेशन गैप है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं। सक्सेस स्टोरीज हमने देखा कि किस तरह से 2021 के बाद से आज 24 में 71% की गिरावट है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 23 से मैंने देखा कि कितने फायर काउंट कम है, तो 71% कम है। पंजाब में कम है, बिल्कुल। अब अगर ये कम हो रहे हैं तो प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ा हुआ है? जी। और प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, उसमें सिर्फ एक पराली जलाना नहीं है। हमने देखा है कि हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कंबाइन चल रही है, फिर हम फील्ड को तैयार कर रहे हैं और अदर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लेकिन नॉन एसेंशियल एक्टिविटी क्या है? वो फायर है एक्चुअली, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा आप लोगों की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो आप लोग की अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, चूँकि उसमें क्या आप लोग ये मॉनिटर करते हैं कि जो फायर के इंसिडेंट्स हैं, जो आपने बोला 71% कम हुआ है, उसमें आप लोग कुछ मॉनिटर करते हैं, कुछ क्लासीफाई करते हैं कि किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं? जैसे एक स्टबल बर्निंग एक बड़ा इशू तो रहा ही है, अभी भी अगर 71% कम हुआ है तो जो रेस्ट 29% है उसमें स्टबल बर्निंग तो होगी। आपने और भी चीज़ें बताई कि दूसरी भी चीज़ें, तो अगर उसका कुछ आप बता सकें कि कितने % या मेजॉरिटी में किसका ज़्यादा है, चाहे वो दूसरी हम अल्टरनेट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या हमारी बर्निंग का है, अगर वो आप लोगों की फाइंडिंग्स रही हो ऐसी कुछ। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो हम ये डाटा देखते हैं वो सैटेलाइट डाटा के थ्रू देखते हैं, सारा सैटेलाइट। हाँ, बेसिकली। दूसरा ये इंडिकेटिव नेचर होता है, जिस समय सैटेलाइट पास हो रहा है उस समय कितनी हम फायर काउंट देख सकते हैं, उस तरह से है। बट ये इंडिकेटिव है, जैसे कि हम राइस को देख लेते हैं, एक राइस निकाल के कि पका या नहीं पका, वैसे तो उसी तरह से हमें ये एक इशारा करता है कि क्या फार्म फायर हो रही है, नहीं हो रही है, और हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पहले आप देखते थे कि 18 इंच या जितना भी आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉ था वो बर्न किया जाता था, अब वो बर्न हाइट है वो मैक्सिमम 6 इंच रह गई है।
जो एमिशन होते हैं वो 1 किलोग्राम हम एस्टिमेट करते हैं कि या 1 ग्राम जलाने पे कितना CO2 और बाकी पोल्यूटेंट होंगे। तो जब आप कम जला रहे हैं तो एमिशन भी कम होंगे, लेकिन फिर भी प्रदूषण का स्तर क्यों बना हुआ है? तो उसके लिए जहाँ एमिशंस हैं, एमिशंस जो है जो पूरे साल मेंटेन रहते हैं, जिनमें हमारा व्हीकुलर पोल्यूशन भी है, जिसमें इंडस्ट्रियल एमिशंस भी हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो लूज डस्ट है सड़क पर वो भी है, और अदर फ्यूजिटिव एमिशंस हैं वो भी रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि इस सीजन में ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, तो वो मुख्य रूप से मीट्रोलॉजी एक रोल प्ले करती है। जैसे जब कुछ दिन पहले 5 से 7 किलोमीटर के करीब हवा बह रही थी, नॉर्मली एक टर्म होती है वेंटिलेशन कोफिशिएंट। अगर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा बहे तो प्रदूषण कहीं नहीं रुकेगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आधा भी है तो काफ़ी हेल्प करता है कि प्रदूषण का स्तर उतना ना बने। अब जैसे हमने कल परसों हवा देखी तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब थी, तो जब ये हवा या तो कम तेजी से बहेगी या रुक जाएगी तो स्टेगनेंट हो जाएगा, एमिशन बढ़ते जाएंगे। ठंड में हमने देखा कि 5 डिग्री की गिरावट पिछले 5 दिनों में आई है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर था। तो यानी कि जो एक एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर होती है, यानी कि प्रदूषण का स्तर 1200-1300 मीटर तक मिक्स होता है 90% मास लेकर, वो 500 से 600 मीटर के करीब आ जाता है। तो एमिशन उतने ही है, बाउंड्री लेयर जो है वो कम हो गई तो वो कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो ये जो फिनोमिना है ये मीट्रोलॉजी के साथ भी लिंक्ड है। अब बात मैं यहाँ पे जो कहना चाहूँगा कि हम बैठे क्यों हैं यहाँ पर? बैठे इसलिए हैं क्योंकि इसके इकोनॉमिकल लॉसेस हैं और इसके हेल्थ रिलेटेड लॉसेस हैं। अगर हम एयर पोल्यूशन को देखें तो दिस इज नंबर 2 रिस्क फैक्टर फॉर आवर हेल्थ कंसर्न। हम लोग लगभग 10 सालों पे एक एनालिसिस करते थे जिसे ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कहते थे। अब वो हम हर साल करते हैं और उसमें जो रिस्क फैक्टर निकल के आते हैं, वो रिस्क फैक्टर पहला है तंबाकू बेसिकली, या आप कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, और जो दूसरे नंबर पे आता है वो है एयर पोल्यूशन। तो क्या हम इस रिस्क फैक्टर को समझ पा रहे हैं? और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो लगभग 2 वीक पहले एक लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ में स्टडी आई, जिसमें उसमें बताया गया कि जो स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं उसका प्रमुख कारण जो है वो एयर पोल्यूशन। तो ये जो रिसर्च एविडेंस आ रहे हैं वो हमें समझा रहे हैं, क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि सडन डेथ हो गई तो वो क्यों हो रही है। नाउ दूसरी चीज, हम एयर पोल्यूशन को कैसे रिलेट करते हैं कि रेस्पिरेटरी होगा या आईज में इश्यू हो गए, उसका बर्डन जो है वो सिर्फ 23% है। अब बाकी 27% किस पे है? वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे है। मैं बात कर रहा हूँ रोमेटिक हार्ट डिजीज की, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रोक की और पार्टली कैंसर की। तो जो हम कह रहे हैं डिजीज बर्डन की, तो आप सोचिए कि डिजीज बर्डन आपके हृदय पे आघात कर रहा है। हमें वो चीज लोगों को समझानी है। अब जब ये बात आती है तो इसका सबसे पहले विक्टिम भी कौन होगा? जब क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होती है तो विक्टिम कौन है? सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सोयल है, माइक्रोब्स है, वो बायोम है उसके आसपास का, हमारे जानवर हैं, जो फार्म पे आग लगा रहा है वो किसान है, उसकी फैमिली है, और फिर वो जाकर बाकी शहरों में जा रहा है। हाँ, इसमें जो आप कह सकते हैं कि ऐसा क्या है अपार्ट फ्रॉम सिलिका और कार्बन, वो है बेसिकली जो हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, तो जो उनके रेजिड्यू रह जाते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं कि इसको कार्सिनोजेनिक बनाने में। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जो किसान भाई हैं, जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ इंडस्ट्रीज बैठी है, हमारे साथ इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, हर किसी की तरफ से एक सोल्यूशन आया है और शायद इसी वजह से हम ये गिरावट देख पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें लग रहा है कि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ना वो तो पब्लिक के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत इन्फॉर्मेटिव। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि लगातार सरकार किसानों पर अलग अलग तरीके की तैयारियां कर रही है और उसमें सारा का सारा जो मामला आ रहा है वो पॉलिटिकली उसकी चर्चा होती है कि आम आदमी पार्टी कहती है जी बीजेपी हमारे ऊपर तोहमत लगाती है और भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि पंजाब में जलती हुई पराली यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरा प्रभावित करती है। आप लोग बताइए किसानों देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो हवा में बात ना ही कोई करे तो वो ज़्यादा है, क्योंकि उसी वक्त आप पॉइंट आउट होते हैं। मैं भी फैक्ट्स पे बात करूँ जी। तो अब पहला है कि सभी कह रहे हैं कि स्टबल बर्निंग इज मेन कॉज। ठीक है, प्रोफेसर साहब ने बड़ा बोला जी, जो फार्मर है वो ग्रीडी हो गया है। अब आप बताइए कि हु लेड दिस फार्मर टू दिस पॉइंट? आप ही लोगों ने बोला कि ये पेस्टिसाइड डालिए, ये फर्टिलाइजर डालिए, आप ये वैरायटी लाइए, PAU वैरायटी देती है पंजाब की अगर बात करें। फार्मर तो कोई रिसर्च नहीं करता है,
उसको तो जैसे गवर्नमेंट कह देती है वैसे हो जाता है। दूसरी बात, अब हम अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये होता था कि जो पेड़ हैं वो प्रदूषण को कम करते हैं। नन ऑफ यू हैव स्पोकन अबाउट जो हसदेव है, इतनी बड़ी फॉरेस्ट को क्लियर करके माइनिंग की जा रही है, आपने तो बिल्कुल नहीं जिक्र किया, आपने फार्मर को एक पिन पॉइंट कर दिया। अब मेरे पास नासा का डाटा है, वो ये कह रहा है कि 2018 से आज 2024 तक 51% ड्रॉप आई है स्टबल बर्निंग में। ये नासा का डेटा है, ठीक है जी। प्रोफेसर साहब इस पे बात करेंगे। आज ही हमारी एक फ्रेंड है चितलीन, वो प्रिंट के लिए लिखती है, उसने प्रोफेसर साहब ने तो 71% का आंकड़ा दिया है। उन्होंने आंकड़ा जो अपने रिपोर्ट में लिखा है वो 70% का लिखा है कि 70% डिक्लाइन जो स्टबल बर्निंग में है वो पंजाब में है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, स्टबल बर्निंग हो रही है पंजाब में, लेकिन दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आप अगर दिल्ली की तरफ जाएंगे तो जो AQI है वो यहाँ पर ठीक है, उस तरफ को ख़राब होता जा रहा है। अब ये प्रोफेसर साहब ज़्यादा बता सकते हैं कि जो पोल्यूशन है उससे कॉज होता है वो कितने किलोमीटर तक कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं जी पंजाब का धुआं उधर आ रहा है। सो वी आर वेरी कंफ्यूज कि हमारा धुआं जा किधर को रहा है। अब रही बात दिल्ली की, दिल्ली का जो आज का जो लेटेस्ट है वो है 411, और जबकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, एक तो 70% डिक्लाइन हो गई है स्टबल बर्निंग में, और मेजरली पैडी क्रॉप कट चुकी है, राइट। तो अब वो क्यों बढ़ रहा है, दैट इज़ वन पॉइंट। इस पे कोई वो नहीं दे रहा। मेरे पास एक और डाटा है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे IITM, ये कह रहा है कि 20 अक्टूबर तक नॉर्मली पंजाब में पैडी सीजन ख़त्म हो जाता है। आप मेरे से सहमत होंगे, ठीक है जी। आप भी सर, आप तो कितने सालों से स्टडी कर रहे हैं? नहीं, मेजरली कह रहे हैं स्टडी साहब, मेजरली कह रहा हूँ, और वो क्यों काटी जा रही है उसका कारण भी आपको वो बाद में डिस्कस करेंगे। वो ये कह रहा है कि 20 अक्टूबर को जो स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन हो रहा है वो 1.3% है। ये सरकारी गवर्नमेंट का आंकड़ा ही कह रहा है। तो अब आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट ऑलवेज फार्मर। यहाँ पर 1000 एग्जांपल्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्री रेगुलर पोल्यूटेंट है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। जो वेहिकुलर मूवमेंट है वो रेगुलर पोल्यूटेंट है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अब जो दिल्ली में बैठे हैं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि 150 किलोमीटर की तरह आप सराउंडेड है इंडस्ट्री से। अब यहाँ से शुरू हो जाइए, करनाल के आगे सोनीपत आ जाएगा, पानीपत आ जाएगा, वहाँ से इंडस्ट्री लगनी शुरू है। आगे कोटपुतली चल जाइए जयपुर तक, वहाँ तक इंडस्ट्री है, मानेसर है। रोहतक से दिल्ली को आ जाइए, इट इज़ ऑल इंडस्ट्रियल। फरीदाबाद, ओखला, नोएडा। तो व्हेन यू आर सराउंडेड बाय इंडस्ट्री विच emits pollutants throughout the year, then why are you not holding those pollutants responsible? Apart from that, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी और मैंने देखी भी है 2 इंडस्ट्री, क्योंकि 1 साल 13 महीने मैं गाजीपुर मोर्चे पे था। तो वहाँ पर गाजियाबाद में 2 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के यूनिट हैं, और वो इतना पोल्यूशन करते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप खड़े हो जाइए वाइट ड्रेस पहन के, 2 घंटे में आपके काला हो जाएगा। दे बर्न टायर्स ऑल्सो। वाई इज दैट फैक्टर नॉट अकाउंटेड? आप 250 किलोमीटर 400 किलोमीटर अमृतसर में स्टबल बर्निंग आपको इशू दे रही है, लेकिन वहां पर वो आपको इशू नहीं दे रही है। नो, इट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। तो मेजरली आई एम सॉरी, पर जो कथा कथित ज़्यादातर फैक्ट्स जो एक्सपर्ट्स इस मायने में बनते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए, उनसे कुछ पर्क्स लेने के लिए लिखते हैं।
अब जैसे प्रोफेसर साहब ने बोला, बिल्कुल सारे फैक्टर्स इन्होंने हाईलाइट कर दिए, ठीक है। अब बताइए, क्या गवर्नमेंट ऑफ तंबाकू इज वन ऑफ द मेन कॉज? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा रही हो, हैज दे एवर बैंड इट? नो, दे हैवंट। व्हाई? बिकॉज दे जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम इट। जो सबसे मेन कॉज है, आपने उसको क्यों नहीं बंद किया? बंद कर दो तंबाकू भैया। अगर शराबबंदी हो सकती है तो तंबाकू बंदी क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज तंबाकू का कंजप्शन करने वाले, आई एम सॉरी टू से, जो लोअर स्ट्रेटा, इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, वो करते हैं, जिनकी लाइफ मैटर नहीं करती। कितने शर्म की बात है, हमारे एक्टर्स, जो लोग जिनको आइडल समझते हैं, वो तंबाकू चैनी खेनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और एक मैंने वीडियो देखा, वो कह रहा है अगर जी सलमान खान को तंबाकू खाने से कुछ नहीं हुआ, बच्चा कह रहा है, तो मेरे को क्या होगा? लुक एट द काइंड ऑफ एग्जांपल बीइंग सेट, बट हु इज रिस्पांसिबल? फार्मर। तो आप लोगों की जो बातचीत होती है राज्य स्तर पर और केंद्र में, आपको लगता है कभी उसका सॉल्यूशन निकला या निकलने की संभावनाएं हैं? आप बताइए, फिर मैं चन्नी साहब के पास। देखिए, सॉल्यूशन तो है लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं। अब आप बताइए, व्हाई इज गवर्नमेंट ओनली गिविंग एमएसपी इन 2 स्टेट्स, पैडी और वीट पे? मतलब हमने फरवरी में 8 फरवरी को पीयूष गोयल जी से बोला कि आप पैडी के अलावा, या पैडी पे बंदी कर दीजिए, आप अल्टरनेटिव पे एमएसपी दे दीजिए जी। ना कोई पैडी फार्मर लगाएगा, ना स्टबल बर्निंग का इशू आएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान पैडी कल्टीवेशन का पंजाब को है। उसका कारण ये है कि हमारा पूरा रकबा पैडी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है एज पर दी PAU रिपोर्ट्स। लेकिन जो यील्ड है वो सबसे ज़्यादा पंजाब शो करता है जब पैडी का कल्टीवेशन होता है। अब आप हमको कह रहे हो कि जी हम आपको इस बॉटल पे ही MSP देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और क्रॉप हम आपकी खरीदेंगे नहीं, तो फार्मर क्या करे भाई? हमारा कोई स्टडी सोर्स ऑफ इनकम तो है ही नहीं। हमने तो खेत में काम करना है, खाना है, हमारे पास कोई पेंशन नहीं है। वी हैव टू मेक आवर स्टोव्स बर्निंग, खाना तो पकाना ही है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? बट द गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू इट। राइट सर, बहुत सारी चीज़ें किसानों के से होती। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार इस पूरे मामले में, और ख़ासतौर से जैसा अभी 2016 के बाद की बात बताई, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको लेकर के अवेयरनेस भी बढ़ी और चिंता का भी विषय और चैलेंज भी हमारे लिए। आपको क्या लग रहा है, कहाँ चुनौतियाँ हैं, और उनको अगर हम बेहतर तरीके से शॉर्ट आउट करना चाहें तो क्या होगा? क्योंकि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बड़ी पोजीशन पर रहे हैं, आपने सारी चीज़ों को देखा है। आप बताइए क्या लग रहा है, खासतौर से पॉलिटिकल सिनेरियो में भी, चूँकि बीजेपी पंजाब पर सारा करती है, पंजाब दिल्ली पर करता है, और इशूज़। देखो, ये तो एक पॉलिटिकल लाइन है जी, और कई बार पॉलिटिकल कंपल्शन भी रहते जी। हर एक जो लीडर है पार्टी है, अपना स्टैंड बनती है। ठीक है, आप केजरीवाल की बात है, लोग कहते हैं 4 हफ्तों में नशा बंद कर दिया। अब कल उसने कहा 2.5 साल के बाद कि पंजाब में तो नशा बहुत है। अब जो सरपंच है, अगर वो हमारी मदद करें तो हम नशा खत्म करें। इससे 2-3 महीने पहले भगवंत मान ने स्टेटमेंट दे दी कि जी जो नशा है वो तो थानों में से बिकता है। तो मतलब ये सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? बिल्कुल, अगर थानों में से नशा बिक रहा है, वो भी 2.5 साल लगे उसको जैसे स्टेटमेंट देने के लिए, जानने के लिए, तो सरकार क्या वो मतलब आधे ऑन इन सम मैरिज पार्टी है क्या? मतलब क्या चल रहा है? तो ये तो कंपल्सन रहती है, जब कोई नई चीज़ नहीं होती तो उसको कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे मानिक साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने सबने कहा कि ये जो समस्या है ना, हम वी कांट टेल द फार्मर कि आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए। अगर उसके पास कोई और सोर्स नहीं है तो क्यों नहीं चाहिए, उसको ग्रो करनी चाहिए। मैं को 3 की जगह 4 होती, 4 भी करें। पर ये जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, जहाँ हमारे देखो, वी हैव प्लेड विद आवर सॉइल, वी हैव प्लेड विद आवर वाटर्स, वी हैव प्लेड विद आवर पोस्टेरिटी। नोबडी इज बॉदर्ड कि हमारी अगली जनरेशन का क्या होगा, कैसी उनकी हेल्थ होगी, कैसी विरासत होगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसी कैसी बीमारी लगेंगी। तो नोबडी इज बॉदर्ड, पीपल आर बॉदर्ड अबाउट टुडे ओनली। उस चक्कर में ये जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, इट्स नॉट मैनेजेबल। ये मैनेजेबल है। आप देखो कि 1.5 लाख मशीन 1700 करोड़ रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट दे दी, उसमें से 1/3 मशीन्स आर नॉन फंक्शनल,
ये एक बड़ा मतलब 11-12 हज़ार मशीन्स आर मिसिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो फार्मर है, देखो पैसा हर चीज़ नहीं। अगर आपके पैसे किसी बच्चा नशे में लग गया तो ख़त्म हो गया, आपकी फ्यूचर जनरेशन भी खत्म हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो इतनी आपको MSP भी मिलती है, इतनी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। मतलब ये कहते हैं कि जैसे जो जितना हम धुआं पैदा करेंगे बनने के बाद वो शायद मोदी जी मतलब अकेला मोदी ही लेगा वो धुएं। हम ऐसी हमारे एक फीलिंग है कि हम तो मतलब ऑडेस्टी आ गई हमारे कि हम तो ये करेंगे। उसकी कॉस्ट क्या है, नोबडी बॉदर्स। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा क्या कर रहा है कि 7,000 रुपया पर एकड़ वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए दे रहे हैं, 4,000 रुपया पर एकड़ वो डायरेक्ट जो सीडिंग ऑफ राइस उसके लिए दे रहा है। और वो इन सिचू के लिए, एक्स सिचू के लिए भी कितनी स्कीमें हैं, पंचायतों को भी वो इंसेंटिव दे रहे हैं। तो 223 करोड़ रुपया अब तक वो डिसबर्स भी कर चुके इस चक्कर में। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके पास पैसा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, 750 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर लगा। फायदा क्या हो, सारी इलेक्शन आ गई, जमानतें जब्त हो गई। और वहाँ कोई तमिलनाडु में एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तेलंगाना में चल रही है, गुजरात में चल रही है। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। कहीं पंजाब में इनका वो सो कॉल्ड विरोध है कांग्रेस के साथ, दिल्ली में एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं, हरियाणा में एक साथ लड़ते हैं, चंडीगढ़ में एक साथ। मतलब ये जितनी वी आर फेसिंग करेक्टर क्राइसिस, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे हमारी लीडरशिप है, चाहे वो हमारा फार्मर है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी, सभी पीपल आर नॉट बॉदर्ड। और ये प्लानिंग अगर इसकी हो, मान लो अभी जी कितना झंझट उठाया इन्होंने कि जी देखो पर पैडी प्रोक्योरमेंट नहीं कि जी स्पेस नहीं। भैया जो पैडी आपने लेनी है वो तो ओपन में लगनी है, ग्राउंड में तो राइस पड़ा है, राइस की मूवमेंट होगी, वो तो राइस जिसने लेना अपने मूवमेंट कराएगा। राइस तो FCI के बिना कोई लेते नहीं पंजाब में। सारा राइस तो जो भी जिसका है सभी एजेंसी सभी मिलर का वो FCI को जाता है। तो आप उस चक्कर में क्यों पड़े। मतलब खुद की प्रॉब्लम है, प्लानिंग कोई नहीं है, एग्जीक्यूशन कोई। 10 दिन पहले तो इन्होंने गनीस का ऑर्डर दिया बारदाने का, तो कब बारदाना बनेगा, कब आएगा। सो मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि करेक्टर क्राइसिस हर जगह पर है। पीपल आर नॉट बॉदर्ड, दे आर हैविंग सिंपली गुड टाइम, एंजॉइंग देमसेल्फ। कल भी एक किसी ने वीडियो पाई, पता नहीं कितना लेविश था लंच जो केजरीवाल साहब ले रहे थे। केजी तो ये तो आम आदमी पार्टी का लंच है, मेरा शायद 100 डिशेज पड़ी थी वहाँ, उनकी मैडम भी थी वहाँ, कुछ और लोग भी थे। तो ये आम आदमी नहीं है जैसी ये बातें कर। मैं ये कहता हूँ कि मैनेजेबल चीज़ है, अगर आप इसको मैनेज करेंगे। जैसे मान लो 80% सब्सिडी है CRM के ऊपर, अगर आपने जो कस्टम हायरिंग में लेनी 50% दूसरी सब्सिडी। मतलब पीपल आर नॉट बॉदर्ड, चाहे वो किसान है, चाहे सरकार है, चाहे मिलर है, चाहे कोई, दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। वो कहते चलता है। जैसे हम कहे पहले कोई चक्कर नहीं था क्योंकि टॉलरेंट हम बने हुए थे और लिमिट में भी रह रहा था, तो उसका किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसे कितने और फैक्टर्स हैं, ये पर कम भी हो रहे ये, पर हमें इसको वी हैव टू गेट इनटू डाइवर्सिफिकेशन। ये नहीं है कि हमें मतलब हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर। लेकिन एक चीज़ जैसे अभी आपने बोला कि 250 किलोमीटर दूर जब अमृतसर में पराली जलती है तो दिल्ली कहता है कि जी यहाँ का धुआं चला गया। तो पॉलिटिकली तो कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि ये सियासत भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। दिल्ली के चूँकि मैं दिल्ली से ही आया हूँ और मैं देख रहा था वहाँ पे कि जब वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता है तो ये बात होती है जी पंजाब में वो जलती है। तो सर पहले आपसे फिर आप लोगों के पास आप बताइए, मतलब पॉलिटिकली अगर जैसे ये आपका कप है जी, अगर ये खाली है तो उसमें समा जाएगा कुछ नहीं जी। अगर ये ब्रिम के ऊपर आ गया तो अगर एक ड्रॉप भी जाएगा तो बाहर निकलेगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है। और चाहिए क्या, चाहे जितने कितने प्रकार का वहाँ पोल्यूशन है जी, उसको भी चेक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों मतलब क्यों नहीं करना हर स्तर पर जो अगर हमारा 1% के साथ आपका सिस्टम खराब होता है तो
99 को आप क्यों नहीं चेक करते? ठीक बात है, सिर्फ 1% पे ही फोकस हो रहा है। आप बताइए क्या बता रहे थे आप इस पूरे मामले में? साहब जो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में 250 किलोमीटर दूर है, पराली जलती है पंजाब में और समस्या वहाँ हो जाती है। मतलब ये मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, जैसा इन्होंने बोला, मैं उसकी बात की ना। दिल्ली ऐसे आप एक गोल के रूप में मान लीजिए, चारों तरफ से एक तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, साथ ही साथ वहाँ पे वेजिटेशन जो है बहुत कम है, अदरवाइज वो फिल्टर कर लेता है। ओके। उससे क्या होता है, ये होता क्या, ये स्मोक पार्टिकल्स में जैसे ही बर्न करते हैं कार्बन फ्री होता है, वो पूरा का पूरा स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे ही एक लेयर में जा करके जब हो जाता है। आप देखिए शाम के समय पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा सा दिखता है जी। तो ये स्मोक पार्टिकल्स है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो ऑक्सीजन हमें फिल्टर्ड मिलता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, धुएं में आराम से रह लेते। प्रॉब्लम आ रही है इसमें रेस्पिरेशन में। जब एक चीज आप जान लीजिए, जब इंसान को कोई समस्या आती है तो चिल्लाना शुरू कर देता है, ये नहीं देखता ये गलती किसकी है, यहाँ गलती कौन कर रहा है, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे सर ने अभी बात की, यहाँ डोंट बादर, किसी को कोई लेना देना नहीं है किसी को। ये सही बात है, क्या हम फार्मर को हम ये नहीं बता सकते, कन्विंस नहीं कर सकते कि देखो जो आज की ये मॉडर्न एग्रीकल्चर आप अडॉप्ट कर रहे हो इसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा है, आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इवन आप फर्टिलाइजर जो एप्लीकेशन हो रहा है वो भी हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। लास्ट मोमेंट में मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि 60-70 सालों में पूरा पंजाब की मिट्टी ये डिग्रेड हो जाएगी और ये डिजर्टिफिकेशन में तब्दील हो जाएगी, एक दाना भी वहाँ नहीं ग्रो करेगा। 10-12 साल में क्या है आप इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप नहीं, बात चल जाएगा। कर रहे हैं, किसान डीएपी लेने जा रहा है जी, उसको डीएपी मिल नहीं रही, पेस्टिसाइड जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, नैनो यूरिया जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि हमारी पीएयू ये कह रही है कि नैनो यूरिया इज नॉट गुड फॉर, हु इज फोर्सफुली सेलिंग इट टू द फार्मर्स? ये यू हैव टू आंसर दिस, बीजेपी हैज टू आंसर जी, जी। दिस। आप लोगों से भी एक बार पॉलिसी भी है डॉक्टर साहब, साथ ही साथ प्रॉब्लम इज पॉलिसी। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट जी, जी। इज फार्मर विद अ गुड पॉलिसी, दे आर जस्ट इंपोजिंग दैट थिंग, जो किसान के ऊपर थोप रहे हैं। मतलब पॉलिसी भी कैसे बना दवाई दे रहे हैं, पॉलिसी और उनको नहीं चाहिए मैनेजमेंट लोग। ओवर है, पैसा एलोकेट कर दिया, ग्राउंड लेवल पे मैनेजमेंट नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, उनको कोई अच्छे से करवा नहीं रहा, कोई उनको सेंसिटाइज उस तरीके से नहीं किया, ऊपर से डरा के कर रहे हैं, डरा धमका के ये लोग नहीं माने। और सबसे बड़ी बात है, जैसे सर ने बोला है, 90, 95, 97% कंट्रीब्यूशन तो दूसरी चीजों की है, आप 2, 3, 4, 5% के ऊपर क्यों आ उनको रहे भी हैं? हमें एनालिसिस करना हमने वो चाहिए तो किया ही और नहीं। और हर साल इन्हीं 2 महीने में प्रॉब्लम होती है, इन्हीं 2 महीने में क्लाइमेट मेट्रोलॉजी की प्रॉब्लम है, टेम्परेचर गिरता नहीं है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, दिल्ली इज लाइक ए बॉल। तो आप वहां ट्रैप हुई चीजें तो निकल ही नहीं ना रही, तो उसके लिए आप बोल दो भी 300 किलोमीटर दूर वाले जिम्मेवार हैं। वेस्टर्न यूपी में नहीं चलता स्टबल, क्या पंजाब में ही चलता है? वेस्टर्न यूपी तो दिल्ली के नजदीक में है, महाराष्ट्र में चलता है, महाराष्ट्र में भी पराली जलती है, आप डाटा निकाल के देखो। व्हाई ओनली पंजाब? बिकॉज यू वांट टू मेक इट ए मोर ए पॉलिटिकल इशू टू टारगेट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, चाहे वो सेंटर है चाहे इसमें I should add- सर एक चीज मैं नहीं। सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, जो आपने बात उठाई, सर। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग बताओ, आप जो दिल्ली और पंजाब की बात कर रहे हो, हमारे पास जो संसाधन है, जो हमारे पास प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे किसान की ओर से या सरकार की ओर से, और किसानों के जो अपने प्रयास है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जैसे अभी सर ने बताया कि जो मशीनें आई, सर, उनमें सेंटर मशीनें गवर्नमेंट आधी ने खराब बहुत कुछ दिया है, है, इन्होंने आधी कुछ किया ही यूजलेस है नहीं। उनकी। प्रोफेसर साहब लेट मी आंसर टू दैट। जी 48,000 चन्नी साहब इस बात पे मानेंगे हेक्टर्स एरिया हरियाणा गवर्नमेंट ने क्लेम किया, हमने पिछले 2 सालों में पैडी कल्टीवेशन से निकाल दिया है। Likewisely, there are tall claims by the Punjab government that the area under cultivation of paddy has gone down. ठीक है, 70% पिछले साल से कम लगी है, पिछले 5 सालों से 50% कम लगी है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। अब देयर इज अ रिपोर्ट बाय इंडिया टुडे 6 नवंबर की है, मध्य प्रदेश ओवरटेक्स पंजाब इन स्टबल बर्निंग, ओवर 10,000 केसेस दिस सेशन। मतलब आप समझिए, जो इन्होंने बात की, बिल्कुल दे आर ट्राइंग
to malign a particular state, a particular section of society. ठीक है, ये दिस इज इंडिया टुडेज रिपोर्ट। अब मसला है कि कल्टीवेशन मध्य प्रदेश का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है दैट्स बिगर देन पंजाब। जिन्नियां वो फायर इंसीडेंट्स हुए ने, लुक एट द साइज ऑफ द स्टेट आल्सो। जे तुसी इन्नी जगह च बाल दे कितना होएगा, ये सारे बाल दे कितना होएगा। then you should also look at the size of contribution. Punjab is contributing how many percent of the wheat grains or how much paddy? आप देखो ना, हम we were providing 75% at one span of time. उस वक्त तो ढोल बजा रहे थे, very good, very good, very good. Plus I have a 25-page report, प्रोफेसर साहब को इसके बारे में पता है। 2 मार्च 2017 में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने इसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए। आई विल शेयर इट विद यू आल्सो। उसमें मेजर सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन पैडी को नहीं कहीं भी मेंशन किया गया है, कहीं भी नहीं, मेजर सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन नहीं प्लीज सर, मेरे को लेट मी कंप्लीट। लेकिन वो क्या है, उस वक्त केजरीवाल साहब को पंजाब में पॉलिटिक्स करनी थी, पंजाब पंजाब पंजाब। आज उनकी सीएम कह रही है नहीं जी हरियाणा से आ रहा है, बिकॉज पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। और आज एनडीटीवी की खबर दिखा दी है कि मुंबई में देयर इज अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ स्मोक, इट इज डिफरेंट टू ब्रीथ पंजाब से। हाँ नहीं, अब वही हमको तो ये भी पता नहीं, मुंबई का भी हमारे से ना पकड़ दे, ठीक है, प्रदेश वाला उधर चला गया। मतलब सी वेयर मध्य प्रदेश इज, देयर आर वेस्टर्न घाट्स। मतलब सारा ये जो पॉलिटिशियंस है और कथित जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने भूगोल ही बदल दिया है, सारा ग्राफिक्स, न्यूटन का लॉ बदल दिया है। पता नहीं सिर्फ पंजाब का धुआं ऐसे उठ के जाता है, दिल्ली में गिर जाता है। अगर आप साइंटिफिक इसका आंसर चाहते हैं तब तो फिर मैं कुछ बोलूँगा। देखो, और पॉलिटिक्स जो है ना, वो हमारे देश को तो खराब कर ही चुका है। तो इसी वजह से ये जो पराली का मुद्दा है, ये भी पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल सर है जी, इसको बनाया गया है। मैं डॉक्टर साहब की आप शुरुआत करें। अगर मैं आपसे बात करूं, आप पहले एक बार डिबेट करो। नहीं अभी, हाँ नहीं, आप बताइए। 1990 से पहले कभी पराली नहीं जलती थी। शॉर्ट रेशन भी पैडी वैरायटीज थी और उसके बीच में पीरियड मिलता था। 95 तक भी नहीं जलती थी। ये शुरू हुआ 2000 के बाद, जब लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज आई। लोग चले गए कि मेरे को यील्ड ज़्यादा चाहिए, यील्ड ज़्यादा के लिए वो डीएपी यूरिया ज़्यादा यूज़ करने लगे और आपके पास पीरियड कम हुआ वीट के लिए। और पंजाब की अगर बात करें, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट सिर्फ पैडी बासमती लगती थी। यस, वो बैक टू 85, अभी भी वही लगता है, अभी भी वही लगती है। और बेस्ट इन क्वालिटी मकेरिया। एक मिनट, स्टबल बर्निंग की बात करें तो आरएस पूरा जम्मू में भी पैडी चलती है। वहाँ का धुआं नहीं आता हमारे पास, वहाँ स्टबल बर्निंग नहीं होती। और अगर चंडीगढ़ में धुआं आ रहा है और दिल्ली तक जा रहा है तो हिमाचल परमाणु में नहीं पहुंचता। मैं क्या कह रहा हूँ, पंजाब की मिट्टी किसी भी तरह की पैडी के लिए बना ही नहीं है। हम तो खुद कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं। फिर अगर आप बासमती अमृतसर, गुरदासपुर, देयर वाज लॉट ऑफ वाटर, वो आप करते रहिए। फिर ये क्या बात हुई, करते रहिए। देखिए, मैं खेती का आदमी हूँ सर, किसान आजाद है, नहीं आजादी की बात नहीं है। आपको उगा सकता है जो पीएयू रिकमेंड करती है, वो भी आप जैसे साइंटिस्ट है वहाँ पे। सर ये रेनफेड सिस्टम है, और यहाँ पे ये रेनफेड नहीं है, अभी सारा बोर्ड लगे हैं। आप जाइए न्यू चंडीगढ़ में, जहाँ पे मूंगफली हो रही है वहाँ पैडी हो रही है। क्या बात कर रहे हैं, पैडी तो बीकानेर जिले तक पहुंच गई है। ये जो न्यू चंडीगढ़ है, ये सारा यहाँ पे मिलेट्स होते हैं। मैं सब बातें कर रहा हूँ, ये रेनफेड क्रॉप है ही नहीं है राइस, तो सबको पता है। लेकिन अब तो बोर लगे हुए हैं, पानी बिजली बस आगे समस्या फिर आगे ना कहीं। अभी आप पराली की बात करें, इसके बाद आप आर्सेनिक की बात करें। हम बात स्टबल बर्निंग छोड़ो, अगर जैसे चल रहे हैं ना, एक सियासत है और कुछ नहीं। पंजाब इट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल, मतलब सर मैं उसका साइंटिफिक सोल्यूशन पानी दिया। आप दीजिए ना, आप दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ लीजिए, आप बंद करवाइए पैडी। सर जो आपके सॉल्यूशंस है, आप लोग कहीं ना कहीं तो सबमिट करते हो। पहले एक बार सर से आप आपकी जानना चाहता हूं, फिर मैं इनके बारे में आप कहीं सबमिट करते हो। प्रोफेसर साहब आप भी सरकार को बताइए, आप देखो फिर आगे मेरा 6 महीना रह के देखो रात हो कन्विंस करना पड़ेगा। ये हमें नहीं चलाना पड़ेगा, उन्हें हमें विश्वास में लेना पड़ेगा। सर तक हम किसान को फैक्ट में नहीं लेंगे, उनके बेनिफिट्स की बात उनको नहीं बताएंगे,
वो कोई पीएचडी और रिसर्च तो किए नहीं है। बात आई यूरिया की, अभी तो आप पराली की बात करें, यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2 होता है, पानी के साथ मिलकर के कार्बोनेट बनाता है, जिससे पूरा मिट्टी पत्थर हो जाता है। तो ये अगर ये सब इंफॉर्मेशन किसान को होगा, भाई देखो ऐसा है, हम लोगों को पुराने वाले सिस्टम में ही चलना पड़ेगा। आप करिए खेती, कोई रोक नहीं रहा आपका ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपको थोड़ा बदलना होगा, मिट्टी को भी बचा के रखना होगा, अपने कल्चर को बचा के रखना होगा। मैं आपके पास आप बिल्कुल अलग है और शांत बैठे हो, आप बताइए। वैसे मैं सभी को सुन रहा था और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इन सारी डिस्कशन को समाप्त करें तो किसान को, जैसे सर ने कहा कि समझाना पड़ेगा, लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स सभी को समझ में आती है। आप उनको इंश्योर कर दीजिए कि जो आज के दिन एक किसान एवरेज इनकम है 6426 रुपया, अगर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की माने तो एक 5 लोगों के परिवार की मंथली इनकम 6426 रुपया, पर डे पर हेड 42 रुपया। क्या हम इसमें गुजारा कर सकते हैं? जो ज़्यादातर किसान है 86% प्लस जो फार्मर्स हैं, उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन है, लेस देन 2 हेक्टेयर। तो बेसिकली क्या है कि हम किसानों का सॉल्यूशन नहीं करना चाह रहे हैं। अगर हम किसानों को, हमें अनाज चाहिए, हमें बासमती चाहिए, लंबे वाला चाहिए, बहुत अच्छे वाला चाहिए, लेकिन किसान नहीं चाहिए, पराली नहीं चाहिए। आपको भरपेट खाना चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए और 50 किस्म की डिसीज चाहिए, लेकिन किसान नहीं चाहिए। मैं एकेडमिशियन हूँ और किसान भी, किसान परिवार में पैदा हुआ, अब भी खेती करता हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली हमारे एकेडमिशियंस, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट और इंक्लूडिंग मीडिया पाखंड से भरे पड़े हैं। हम हैं एक नंबर के पाखंडी, सॉल्यूशन हम करते नहीं है किसी भी चीज़ का। आप किसानों को समझाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को समझा के दिखा दीजिए। हमारी यूनिवर्सिटी में 60% से ज़्यादा पेड़ खराब हो चुके हैं, सीमेंट लगाते हैं हर साल, गलत तरीके से प्रूनिंग करते हैं, उससे पेड़ गिर के मर जाते हैं। वहाँ पे इतना डस्ट पार्टिकल है कि सांस लेना मुश्किल हो गया। 15,000 से 16,000 गाड़ियाँ पर डे कैंपस में एंट्री करते हैं, इतने से कैंपस में हर गाड़ी 5 लीटर तेल भी जला के जा रही होगी तो 50-60 हज़ार लीटर तेल जल रहा होगा, और 1 लीटर तेल को जलाने के लिए कम से कम 5-7 हज़ार लीटर हवा वो गाड़ी ले रही होगी। ठीक है, चंडीगढ़ में मेरे को यहाँ पे 2 सेक्टर आगे क्रॉस करने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया, और इतनी सारी गाड़ियाँ चंडीगढ़ में अभी 14 लाख से ऊपर गाड़ियाँ हो चुकी हैं जो 24 घंटे 12 मासी चलती हैं, और हर गाड़ी पर डे एवरेज मान लो 5 लीटर भी डीजल जला रही है, तो लगभग 70-80 लाख लीटर हम डीजल पेट्रोल पर डे जला रहे हैं। किसान जला रहा है पराली मात्र कुछ टाइम के लिए, और उसका कंट्रीब्यूशन भी मुश्किल से 2% से भी नीचे होगा। ये जब गिलास भरा है, ये सारा पॉल्यूशन किसान ने नहीं किया है, इसका ऊपर का जो टॉपअप है 1-8% वो किसान करता है। और हम एक नंबर के पाखंडी सोसाइटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सभी किस्म के लोगों से माथापच्ची करता हूँ, किसानों से भी, एकेडमिशियन से भी, प्रोफेसर से भी, डॉक्टर से भी, ब्यूरोक्रेट से भी, और नेताओं से खासकर। हम सॉल्यूशन नहीं चाहते, क्योंकि ये पाखंड का जो ड्रामा पूरा है, जैसे बुड्ढा नाला यहाँ पे गंदगी का भंडार है, सबको पता है कैंसर दे रहा है, और कहाँ से आ रहा है सबको पता है, क्यों बंद नहीं हो रहा है। एक सामान्य आदमी पॉलीथीन लेके घर पे 2 किलो आलू लेके जा रहा है, आप उसको पकड़ के चालान काट देते हैं, लेकिन वो पॉलीथीन बना कौन रहा है? आपने उसको लाइसेंस दिया हुआ है। आप बोल रहे हैं किसान यूरिया डीएपी ना इस्तेमाल करे, अभी डीएपी ना मिलने की वजह से हरियाणा में किसान ने आत्महत्या कर ली, पंजाब में भी कर रहे हैं। आपने पहले उनको जहरों में डाल दिया और अब बोल रहे हैं कि जहरों से बाहर निकल के दिखाओ, इससे ज़मीन खराब हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक साइंटिफिक पाखंड को ढकने के लिए नया एक साइंटिफिक पाखंड ले आते हैं, और वो जब 40-50 साल में किसान को समझ में आता है, तब तक वो बर्बाद हो चुका है और अगली पीढ़ी उसकी नशे में पड़ चुकी होती है। और वो नशा भी सिंथेटिक नशा में डाला जाता है, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड नशा है उसको बैन कर दिया जाता है। अब प्लांट बेस्ड नशा बैन कर दिया तो सिंथेटिक में जाना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो अफीम मुक्की खा के अपना काम चला रहा था, वो आ रही थी किसान के खेत से। अभी किसान अमीर ना हो जाए और कॉरपोरेट नशा अच्छे से बेच ले, इसके लिए हमने बैन लगा दिया जो प्लांट बेस्ड नशा था उस पर, और दबा के अभी बिक रहा है केमिकल बेस्ड नशा, और हमारे हर रोज़ नौजवान मर रहे हैं।
मेरे एक एम्प्लॉय का छठी क्लास का बच्चा नशे की ओवरडोज से मर गया। छठी क्लास का बच्चा, कहाँ से आ रहा है उसके पास नशा है? क्या सरकारों को पता नहीं? क्या पॉलिटिशियन को, ब्यूरोक्रेट को, नेताओं को, सबको पता नहीं है? हम एकेडमिशियन हर रोज चिल्ला चिल्ला के रिसर्च कर करके बोल रहे हैं, ना उनको अखबार में जगह मिलती है, ना पॉलिसी में जगह मिलती है, ना हमें कोई पूछता है। तो हम लोग हैं पाखंडी सोसाइटी हर तरीके से, ना हम डेटा देखते हैं, ना हम किसान क्या है कि सबसे गरीब आदमी है। वो हरियाणवी में एक कहावत है कि गरीब की घरवाली सबकी भाभी होती है। तो हमने किसानों को टारगेट बना लिया है कि इनको पराली के नाम पे बलि का बकरा बनाओ। अब पराली को हमने जलाने से मना कर दिया, तो पराली को हम बोलेंगे कि इनको मशीनें दे दो और पराली निकाल देंगे खेतों से। बड़ी बढ़िया बात है। लेकिन एक तो आपने धान निकाल लिया और दूसरी आपने निकाली पराली। इसका मतलब 2 से ज़्यादा फसलें आपने एक ही सीजन में खेत से निकाल ली और खेत को बंजर बनाने का आपने बढ़िया सा टेक्निक दे दिया। और अगला फिर यूरिया DAP आप दे नहीं रहे हैं, अगली फसल होगी नहीं। पंजाब की 33% से ज़्यादा भूमि आज के दिन बंजर की कैटेगरी में आ चुकी है। ये छोड़ दीजिए सर कि अगले 100 साल में, 70 साल में होगा, आ चुकी है। 119 ब्लॉक हैं पंजाब में, मात्र 19 ब्लॉक में पानी बचा हुआ है, 100 ब्लॉक का पानी खत्म हो चुका है। और धान कोई तालाब की फसल नहीं है जो तालाब में भर भर के हम फसलें उगा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मॉन्सेंटो जैसी कंपनियों से फंडिंग लेके और वो उनको ज्ञान बांट रही है कि तुम तालाब में पानी लगा दो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ क्या केमिकल कंपनियों की, ट्रैक्टर कंपनियों की, यूरिया DAP, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल, इन सब की क्या वो एजेंट बनी हुई है? क्यों नहीं उनको वो प्राकृतिक खेती के नियम बताते जो सदियों से हम चलते आ रहे हैं? पिछले 50 साल में हमने सब कुछ बर्बाद करके और बोल दिया है कि नहीं अभी किसान बेवकूफ़ है। हमारी सभ्यताएं चली आ रही हैं सैकड़ों सालों से, सैकड़ों छोड़िए लाखों करोड़ों सालों से। और हमने पिछले 50-60 साल में ये हरित भ्रांति के चक्कर में हमने पूरा बैंड बजा के सारे सिस्टम का, और हम बोल रहे हैं कि देखो अभी किसान खराब कर रहा है, किसान की पराली जल रही है। हरित भ्रांति में क्यों बोल रहा हूँ? तिलहन और दलहन हम इंपोर्ट कर रहे हैं विदेशों से, और जहाज में डल के कहाँ से कितना डीजल पेट्रोल चल के आ रहा है। मेरा छोटा भाई इसको ढोता है, वो मैरीन इंजीनियर है। तो कुल मिला के अगर आप MSP दे रहे हैं गेहूं धान पे, तो गेहूं धान उगेगी, और किसान को अगर आप डंका नहीं ट्रेन कर रहे तो वो जलाएगा। अगर आपको एक पॉइंट और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, और जो किसान सारी साल फसलें उगा के कार्बन सोखता है, उसका कोई हिसाब देता है उसको? उसका कोई कार्बन क्रेडिट देता है उसको? आपने सेकंडों में बोल दिया कि पराली से कार्बन उड़ गया, ठीक है उड़ गया, लेकिन जो कार्बन स्क्वीज कर रहा है लाखों करोड़ों पेड़ पौधे लगा के, फसलें उगा के, वो भी तो किसान ही कर रहा है। उसके बदले में उसको कार्बन क्रेडिट क्यों नहीं मिला? उसके बदले में उसको बेसिक फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिली? और अगर आप सोच रहे हैं कि 6426 रुपये में वो बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेगा, जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, किसी भी कोर्स की फीस 10-20 हज़ार रुपये से कम बची नहीं है, तो कैसे वो सस्टेन कर लेगा? उसको तो आपने जहर डालने का आदत लगा दिया, डालेगा, है ना? तो आपने ज़मीनों को जहर दे दिया, जल जंगल ज़मीन जानवर बीज सब कुछ बर्बाद कर दिया। 90% जो सीड्स हैं एक कंपनी के हत्थे में आज के दिन, है ना? तो आपने पहले किसान को बर्बाद कर दिया, गरीब कर दिया, बेचारा कर दिया, लाचार कर दिया। उसके बाद में अठन्नी चवन्नी दे के बोल रहे हैं कि किसान ये कुछ करेगा। इसमें मैं चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि भारत के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है कार्बन क्रेडिट। पिछले साल की बात बता रहा हूँ, खट्टर जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो हमारा एक डेलीगेशन फार्मर्स के इश्यूज को लेकर गया। तो उन्होंने बोला ईमानदारी से कि देखो इस बजट में हमारे पास कोई फंड्स इसको एलोकेट करने के नहीं है, और उसमें मेजरली फंड था गन्ने की पेंडिंग पेमेंट का, जो एक्ट के हिसाब से 14 दिनों में मिलना चाहिए। तो हमारे एक साथी ने बोला है जी आपके पास फंड है। तो खट्टर साहब बोल रहे कौन सा फंड? कह रहे जी कार्बन क्रेडिट का 600 करोड़, 600 कुछ करोड़ का। तो CM साहब कह रहे हैं अरे वो कौन सा फंड होता है ससुरे, भी उनको यही नहीं पता। तो फिर हमने हमारे डेलीगेशन से एक बंदे ने बोला कि अब आप वो भी नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि उसकी लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग क्रॉस हो चुकी है। तो आप समझिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कार्बन क्रेडिट का पैसा आता है वो किसकी वजह से आता है? फार्मर की वजह से। अब गवर्नमेंट क्लेम करती है हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने 1000 करोड़ रुपया दे दिया।
लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है वो फार्मर के पास आता ही नहीं है, वो जाता है एग्रो इंडस्ट्री को। और जो कार्बन क्रेडिट का भी पैसा है वो मेजरली जाता है इंडस्ट्री को, जो पोल्यूटेंट है, जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कार्बन क्रेडिट। सो बेसिकली किसानों के नाम पे खाया सब जा रहा है। मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं लखीमपुर खीरी से आता हूँ। वहां पर पिछले साल एक फार्मर ने सुसाइड कर लिया, गन्ना फार्मर ने। उसके ऊपर सिर्फ 84,000 का कर्ज था, सिर्फ 84,000 का। और उसने क्यों कर लिया? क्योंकि उसने बैंक से लिमिट ली हुई थी, उसकी वाइफ बीमार चल रही थी और बजाज हिंदुस्तान की चीनी मिल उसकी पेमेंट नहीं कर रही थी गन्ने की। अब गन्ने की फसल होती है 1 साल बाद। जब आप 1 साल, एक तो फार्मर को कोई पैसा नहीं मिला और 1 साल उसको पैसा देंगे नहीं तो फार्मर कैसे अपने बच्चों की फीस? यूपी में हजारों केस आते हैं, लोग डीएम के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि मैं बच्चों की फीस भरनी है। वाई इज नोबडी बॉदर्ड अबाउट दैट? लेकिन कानून तो ये है कि फार्मर ने अगर अपनी किस्त नहीं टाइम से दी तो उसकी तो कुर्की हो जाएगी। मेरे पास डेटा है, ट्रिम ऑफ करके बिलियंस ऑफ रुपीस जो कॉर्पोरेट को माफ कर दिए जाते हैं। जो हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो बैंकों से लोन लिया हुआ है, वो डेटा अगर मैं बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे किस कंपनी को कितना ट्रिम करके दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने, हाँ हेयर कट वही है कह रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रोफेसर, हाँ जी। तो इसमें प्रोफेसर साहब की बात बिल्कुल सही है कि हम एक ऐसा समाज हो गया है जिसकी हम जो बातें करते हैं, अब ये मेरे पास वो डेटा भी है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि एक कंपनी ने, एबीसी शिपयार्ड ने 22,000 करोड़ का लोन लिया, उसका 1200 करोड़ रुपया देके सर गया। 22,000 करोड़ रुपया लोन लिया, 1200 रुपया देके सर गया। DHFL ने 91,000 करोड़ रुपया लिया, 37,000 करोड़ देके हेयर कट मिल गया, 60% का उनको वो मिल गया जी। ठीक है। सो बेसिकली मेरे पास ये 13 अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो मेरे पास है विद ऑथेंटिक डेटा। हाँ, तो बेसिकली बात वही है कि आप हमारे को तो अब जैसे कल परसों ये कर दिया जी, डबल दी अमाउंट कर दो। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्यासपुरे में लास्ट 2023 में 1 अप्रैल में गैस लीक होती है, 11 लोग मर जाते हैं, राइट। उस 11 लोग मर जाते हैं तो उसके ऊपर आज तक पता ही नहीं चल पा रहा है कि व्हाट इज द सोर्स। उसमें एनजीटी ने, जो पोल्यूशन बोर्ड ने डेटा दिया कि इसकी वजह से है, सीवरेज की गैस की वजह से वो है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है वहां पर रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रियल सेटअप लगे हुए हैं, वहां से गैस लीक हुई है। मतलब हमारे को तो आप वो कर रहे हैं, लेकिन एनजीटी खुद, जब एनजीटी ने खुद माना है कि फार्मर जो फार्म रेजिड्यू या स्टबल बर्निंग कोई भी है, दैट इज नॉट मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली, ये उन्होंने खुद माना है। ठीक बात है। मैं आपके पास एक बार मैं डॉक्टर साहब, अच्छा दूसरी बात, 2500 रुपया सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पर एकड़ दिया जाए। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया? नन ऑफ देम। उस वक्त कैप्टन साहब थे, ओ जी हमारा बजट नहीं है, ये फिर बदलाव वाले थे जो कह रहे जी ऐसे ऐसे कर देंगे। अब वो कब इसकी सॉल्यूशन पे बात कर, हाँ मेन वही चीज। अब आप बताइए कि जो अभी तक की जो चीजें आई हैं, मैं मतलब कंक्लूजन वाले राउंड में हूँ, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपसे अभी बात नहीं उठती हुई कि जो सारी चीज़ें निकल के अभी आ रही हैं, वो एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि दिक्कत जो है वो किसानों की, आप लोगों के एंड से किसानों की पराली जलाने से बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, ऐसा माना जा रहा है इतने आज के डिस्कशन में। सरकारें भी यही कहती हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं से आपको, आप जैसे डॉक्टर साहब की अपनी फाइंडिंग्स है, रिसर्च है, वो हर बार यही शो करती हैं कि पोल्यूशन तो बढ़ता जा रहा है। सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लग रहा है होना क्या चाहिए? मतलब ये कैसे कम हो, और उसके लिए आप लोगों के अपने क्या मतलब रिकमेंडेशंस क्या है, चाहे वो फार्मर्स को या अथॉरिटीज़ को? अगर हम पैडी की बात करें तो पंजाब को डाइवर्सिफिकेशन पे जाना चाहिए, राइट। सरकार को एमएसपी कुछ क्रॉप्स पे देना चाहिए, राइट। और अगर हम फार्मर्स के अवेयरनेस की बात करें तो उनको अवेयर करना चाहिए कि स्टबल बर्निंग नहीं करें। पहला धुआं उन्हीं के पास जाता है,
शहर में तो बहुत बात है, ठीक बात है, उसके लिए अवेयर करें, सस्टेनेबल पॉलिसीज लाएं। ये नहीं कि 2 दिन के लिए कोई पॉलिसी आती है, अगला ब्यूरोक्रेट आता है, वो कुछ और लेके आता है, सरकार बदलते, फिर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए 10, 20, 25 साल के लिए चले। इन सारे मुद्दों पर अगर काम किया जाएगा तो सारी चीजें। आप डंपिंग ग्राउंड आप देखिए, आज 100 करोड़ रुपए खर्च करके अभी अगले 3 साल नहीं उठेगा। जी तो छोटा सा है वो, 45 एकड़। तो हम शबल की बात करते हैं, अगला 100 करोड़ कैसे आएगा? वो उसी पर प्लानिंग हो रही है। अब गवर्नर ठीक साहब है, आज 38 एकड़ ठीक है। गए, वो 39 वहां नहीं जाएंगे। राइट, तो हम सियासत के ऊपर प्लानिंग बना लेके जाएं, और हम सोल्यूशन बेस्ड जो आपने पॉइंट बताया डिफरेंट लगाएं, इतने माहिर ठीक बैठे है। हैं। सर आपका क्या है फाइनल? देखो, जो समस्या है ना एक नहीं है, जो पोल्यूशन है बहुत तरह का पोल्यूशन है, डिजीज से अच्छा है जी सब कुछ। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विदाउट ब्लेमिंग अदर्स जी लेट्स ट्राई टू फेस इट। बिल्कुल, मतलब ये हम ये ना कहें कि जी मेरा तो 0.1% है तो आप बात करो दूसरे से। ठीक बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका जितना भी है उससे बात करो, और जो जितना हर आदमी अपने हिस्से का कम जो से कम- जितना पोल्यूट कर रहा है वो उसके हिसाब से वो सोचे कि मैं मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं बुरा कर रहा हूँ। ठीक बात। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैनेजेबल नहीं है। राइट, मैं लुधियाना में था डिप्टी कमिश्नर जी। 5 ईयर्स, तो मैंने वहाँ इंडस्ट्री को बुलाया तो बात की पोल्यूशन की। जी पता क्या आंसर था? एक तो कहते जी ये प्रोडक्टिव पोल्यूशन है। मैंने कभी प्रोडक्टिव पोल्यूशन कैसे होता है? कहते जी इससे जॉब्स आती हैं, इससे रेवेन्यू आता है, इससे एक्सपोर्ट होती है, इससे जीएसटी सब कुछ आता है, ये प्रोडक्टिव पोल्यूशन। अच्छा, फिर दूसरी बात वो क्या करते हैं कि दे विल इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी लाएंगे, लगा देंगे, और उसके बाद जो उसका एंड सोल्यूशन है वो कहे जी हमने ये हमें नहीं मालूम, आप बताओ। तो आज तक कोई दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिसका एंड टू एंड सोल्यूशन ना हो। तो वो क्या करते हैं जस्ट टू सेव मनी, वो कहते हैं जी वो मतलब दे विल पुट द बर्डन ऑन अस कि आप बताओ जी इसको क्या होना चाहिए। और उसको कोई नोबडी डेयर्स टू टेल देम कि यू ब्लडी गो टू हेल्प, यू मस्ट ब्रिंग द सोल्यूशन आल्सो। सोल्यूशन तो है, मतलब जितने हम ग्रीडी हो चुके हैं उसमें सभी आते हैं, कोई नहीं रहा जो ग्रीडी नहीं। ठीक है। और तो जितनी देर हम मैं कहना ग्रीड रखो, but not at the cost of environment, at the cost of health, at the cost of at your own sir। मतलब ये कौन बंदा कह सकता है कि जी मेरे को असर नहीं होगा? बिल्कुल, उसको खुद को भी तो हो सकता है, वो सोचता ये है कि सभी को हो जाएगा, मेरे को नहीं हो। ठीक बात है। तो मतलब सबको अपने अपने लिहाज से। डॉक्टर साहब आप बताएं। डॉक्टर साहब, सर जो मेन इशू है ना, जैसे चन्नी साहब ने कहा, वी मस्ट हैव ए पॉलिसी which is pro farmers, राइट, and we must involve them in coming out with a proper solution। जड़ी मशीनरी जो मशीनरी हमने ली है, जैसे सर ने बोला आधी मशीनें तो खराब पड़ी हुई है, क्या उसको चलाने के लिए फार्मर्स को क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? जो छोटे फार्मर्स हैं, 2 एकड़ वाले, 3 एकड़ वाले, 4 एकड़ वाले, वो तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देयर शुड बी ए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो। उसमें फार्मर से खुद आप लोड करो, वहां जाके उसके जो भी बेलिंग करनी है वो करो, फार्मर का खर्चा नहीं होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की इट शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर मैं छोटा फार्मर हूँ, मेरे पास 4 एकड़ है, मेरी स्टबल पड़ा है, वो कहते हैं लेके आजा फैक्ट्री के बाहर, मैं कहता हूँ भाड़ में जा, मैं यहीं आग लगा रहा हूँ, दिवाली के रात को मैंने लगा दी। सो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड कम आउट विद सच ए स्ट्रेटेजी पॉलिसी that they are managing the stubble on behalf of the farmers. Let it continue। ये 3, 4, 5 साल हम चलाएं, उसके बाद क्या होगा, मुझे भी आदत पड़ जाएगी, फिर मैं धीरे धीरे उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। रेगुलर प्रैक्टिस को आप फोर्सिबली डंडे के दम पे नहीं करवा सकते। आपने पिछले 4-5 साल में देख लिया, आप रेड एंट्री कर दो, 5,000 रुपया एकड़ फाइन कर दो, उसमें बंदा क्या होता है, अच्छा तो फाइन करता है। आप ट्रैफिक वायलेटर्स देख लो, सड़क पे बिना हेलमेट के रोकते हैं, फिर भी नहीं डालता। सामने पुलिस वाला हाथ दे रहा है, यू टर्न लेके भाग जाते, बोलते 100 रुपया दे देंगे। सो आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसमें लीव साइड सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, देखो पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस किसी भी पार्टी के हो, बट नुकसान तो पहले हमारा हो रहा है क्योंकि हम लोग ग्राउंड में रह रहे हैं। वो तो जिस जगह पे रहते हैं ना, चाहे सारी तरफ स्मोक हो, उनके घर में फिर भी नहीं आएगा। ठीक है। सो इट इफेक्ट्स अस, इट इज आवर हेल्थ। तो गवर्नमेंट को किसानों के साथ मिलकर किसानों को इन्वॉल्व करना चाहिए और बर्डन शुड नॉट बी ऑन द फार्मर्स। राइट। अगर आप फार्मर को बोलोगे ना, अभी
दाल ट्राली यहाँ ट्रॉली में लेके 5 किलोमीटर आओ, वो कहेगा पहले मैं लोड कराऊंगा फिर अनलोड कराऊंगा, ट्राली में मेरा मैं किसी से ट्रैक्टर लूंगा, मेरे पास नहीं है, मेरा खर्चा होगा, डीजल लगेगा, कौन देगा? वो कहता है फिर वो करेगा नहीं, वो कहता है 2 मैच स्टिक है, आई एम फ्री। ठीक बात है, आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, बहुत जल्दी सीधा सॉल्यूशन पे बात करते हैं। प्रॉब्लम हमें पता लगी कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि घाव है, घाव के ऊपर अगर आइडेंटिफाई हो गया तो ही मलहम लगाने की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो किसानों के ऊपर जो भी पॉलिसी बनती है या किसानों के लिए बनती है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है किसानों को बैठाया जाए, ना कि कोई बड़ा सा बेसिक रूम में बैठ के और उनके लिए पॉलिसी थोप दे, जैसा सर ने कहा। दूसरा, एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है। नेशनल बैम्बो मिशन जो है पंजाब हरियाणा में अभी लागू नहीं है, और बैम्बो ऐसा पौधा है जो लाखों टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसेज है उनको ट्रैप कर सकता है, और उसके हजारों प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरी चीज़ है हेम्प, इंडस्ट्रियल हेम्प या भांग जिसको बोलते हैं, वो इंडस्ट्रियल स्केल पे होती है, जिसके लकड़ी, पेपर, जूता, कपड़ा, धागा, जो आप चाहें सब कुछ उससे बना सकते हैं। भांग और जो आपका बैम्बो है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है सारे किस्म के पॉल्यूशन को सोखने के लिए। उसके बाद में एक टेक्निक है जिसका नाम है PQNK मॉडल, पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या पायदार कुदरती निजाम काश्तकारी इसको बोलते हैं। इसमें जैसे सर ने कहा कि ज़मीन को हम पत्थर बनाते जा रहे हैं, बार बार केमिकल डाल के उसको पहले क्रैक कर देना होता है। जैसे हम तालाब भर के धान लगा रहे हैं, धान कोई तालाब की फसल नहीं है, अगर वो बहुत कम पानी में भी उग सकती है, वो इसलिए पानी से भरते हैं ताकि उसका जो खरपतवार है वो ना उगे। दूसरा, जब हम जलाते हैं पराली को तो उससे नुकसान तो होता ही है, माइक्रोब जलते हैं और भी वो मिट्टी का सरफेस जलता है, लेकिन वो जो राख है बची हुई वो फिर भी थोड़ी बहुत काम आ जाती है। अभी पिछले 4-5 साल में मैं देख रहा हूँ किसानों को एक अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया कि पराली को आप ज़मीन में मिला दो, आप ज़मीन में मिलाएंगे तो वो मीथेन प्रोड्यूस करेगी, और फिर अगली फसल में जो गेहूं की फसल है उसमें होंगे कीड़े और वो फसल हो जाएगी फेल। अगले साल किसान फिर उसको नहीं उगाएगा, वो टेक्निक नहीं अपनाएगा। तो उसके ट्रैक्टर बड़े के पैसे लग गए, मशीनों के पैसे लग गए, उसके नाम पे कॉर्पोरेट ने पैसे खा लिए, और कुल मिलाकर ढाल फसल भी खराब हो गई। तो उसका तरीका है PQN के मॉडल में, उसमें हम पहले जमीन को काट देते हैं, कटमा 5-5 फीट की दूरी पे 3 फीट गहरे हल से, जिसमें पंजाबी में कड़ा तोड़ना या कड़ा भरना बोलते हैं, हरियाणवी में लेंटर तोड़ना बोलते हैं। उससे क्या होगा कि जो जमीन के अंदर जड़ें अच्छी गहराई में जाएंगी पौधों की, और बरसात का सारा पानी नीचे जाएगा, उससे आपका जो पानी रन ऑफ होने की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चालू हो जाएगा, जमीन आपकी ऑर्गेनिक होनी चालू हो जाएगी। उसके बाद में हमने मशीनें डिजाइन कर दी हैं, उससे ट्रैक्टर की जो टायर हैं उसके नीचे की जो जमीन है वो नाली बन जाएगी, और ट्रैक्टर के बीच की जमीन बेड बन जाएगा। ये बेड सिस्टम पे आप खेती कीजिए, और इसके ऊपर जितना मर्जी पराली आप डालिए मल्चिंग करके, आप जितना डाल सकते हैं उतना डालेंगे, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, और वो पराली मल्चिंग का काम करेगी। मल्चिंग से क्या होगा कि जो सनलाइट है उससे पानी नहीं उठेगा, उसके अंदर से जो बीज उगा हुआ है वो शांत रहेगा, उसमें 24 घंटे बैक्टीरिया उसमें काम करेंगे, और ये पूरा एक ऐसा बेहतरीन इकोसिस्टम बनता है जिसका आप कोई भी दूसरा दुनिया में बदल नहीं है। और इस मॉडल को हम हजारों लाखों एकड़ में कर चुके हैं। जिसको देखना हो आपके मीडिया मैं गुजारिश करूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मुद्दे को खा के, तो इस मॉडल को अच्छे से आप पॉपुलर कर सकते हैं, और हम पॉलिसी में भी इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करें, और इस मॉडल की मशीनें और ट्रैक्टर किसानों को अगर मिल जाएं तो इससे छोटा ट्रैक्टर मात्र 2-3 मशीनों से 100 एकड़ की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये इसका एक सबसे अच्छा तरीका है। ठीक जी, आप बताएं। देखिए, बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने बड़ा अच्छा एक अल्टरनेटिव बताया, और उसमें सबसे अच्छी बात है कि वीड भी नहीं होता है। जो हम दवाइयाँ डालते हैं जो कॉज ऑफ कैंसर भी बनता है, वो पेस्टिसाइड, वीडिसाइड नहीं डालना पड़ता है। इसके अलावा मैं एक छोटा सा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस, हमने अपने रीजन में 2800 एकड़ पिछले सीजन में पैडी के अंडर से एरिया हटवा दिया है। मतलब मैं 2019 से एक दाना पैडी का 1 इंच नहीं लगाया है, अल्टरनेटिव लगाया, सोयाबीन से लगाया, खुद लगाया, लोगों को मोटिवेट किया आप सोयाबीन लगाएं, उसको आप स्टोर कर सकते हैं, हर एक किसान स्टोर कर सकता है, छोटा किसान भी, और मार्केट में जब रेट अच्छा हो तब बेच सकता है। अब बनाना कल्टीवेशन करें तो
अब हमारा एरिया, वो जो हमारा ब्लॉक है, वो धीरे धीरे बनाना क्लस्टर बनता जा रहा है। शुगर केन और बनाना, शुगर केन मिल्स हैं 2, ठीक है। और अगर हम ऐसे अल्टरनेटिव क्रॉप्स के लिए लोगों को मोटिवेट करें, और बनाना का सबसे अच्छा फायदा ये रहता है कि जो उसके पत्ता होता है वो इट इज़ वेरी हाई इन नाइट्रोजन, और जब उसको खेत में आप उसको रोटावेटर फेर देते हैं तो वो आसानी से सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाता है, खाद बन जाता है। तो गवर्नमेंट शुड, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट शुड कम आउट विद मोर आइडियाज वेयर पीपल आर एजुकेटेड फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आज हम पैडी लगा रहे हैं, उसके पीछे हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने उस वक्त इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, हमको बताया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सच में सीरियस है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इट कैन बी इजीली रिजॉल्व। तो ये अल्टरनेट हम लोग अपना करके बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताएं क्या, क्योंकि आपकी तो बड़ी सारी रिपोर्टेशंस रही है। देखिए, सबसे पहली चीज जो सरकार प्रयास कर रही है, सरकार का प्रयास ये है कि किस तरह से फार्मर की इनकम को बढ़ाया जाए। अब वो फार्मर की इनकम किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हो, चाहे वो असिस्टेड टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, या एविडेंस बेस्ड जो हम कह रहे हैं कि ये फार्मिंग आ रही है, प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको बढ़ाएं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपने बताया कि आप वहाँ पे जो बनाना है या बाकी क्रॉप्स ले आए, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फार्मर तक भी पहुँचनी चाहिए। अब बात आती है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि हम लोकल यूथ और लोकल कम्युनिटी को कैसे एंगेज करके जो सरकारी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्लान करें, जिससे कि फार्मर की इनकम बढ़े, जो लोकल यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं उसको जागरूकता और एक सामूहिक प्रयास के द्वारा हम जो हमारा उद्देश्य है कि एक स्वस्थ आप कह सकते हैं कि पर्यावरण, हम उसकी तरफ चल सकें। सर बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। अपने देश जो है 32 राज्य हैं, ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ पे उनको जानवरों को खाना नहीं मिलता है। गवर्नमेंट जो है प्रोक्योर कर रही है, धान खरीदती है, क्यों नहीं पराली भी उसको सेल करे, किसान को वो मोटिवेट करें कि भाई आप पराली भी बेचो, हम आप खरीद रहे हैं। ले जा करके जब फ्री में अनाज दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, तो फ्री में उसको भी बांटे। उत्तर प्रदेश में क्या है कि अब काऊ को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, खाने को उसको कुछ नहीं मिलते, गवर्नमेंट ले जाकर के पराली को वहाँ उनको खाने के रूप में दे सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसका जो पैसा आएगा वो दे सकती है। 2-3 बातें जो डॉक्टर साहब क्या है, ये बम्बू लगाना चाहिए। मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, पंजाब एक ड्राइड एरिया है, बम्बू सबसे ज़्यादा पानी खींचता है, यूकेलिप्टस की तरह। नहीं खींचता सर, ये मेरा रिसर्च है, 20 साल का रिसर्च है हमारा। आपको फिर बैम्बू अगर पानी मिलेगा तो चूसता है। नहीं, पहले बात तो सुन लीजिए, ये हम रिसर्च के आधार बोल रहे हैं, गप नहीं बोल रहे हैं। गप नहीं बात है क्या चीज़ कि ये 1 महीने में पूरी ग्रोथ ये ले लेता है, बहुत फास्ट ग्रोथ। ये घास है, ये कोई पेड़ नहीं है, ये घास है, C4 घास कहते हैं इसको, और ये क्लम्प में उगता है। आने वाले समय में ये स्थिति होगी, जब भी आज हम पराली की बात करें, फिर बम्बू की बात करेंगे कि बम्बू को कैसे यहाँ से रेडिकेट किया जाए। दूसरी बात ये धान की कर रहे थे, मीथेन की, तो जिंदा धान के खेत, धान का पौधा ही वो मिथेनोजेनिक होता है, मीथेन से पैदा करता है। यही कारण है कि इकोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए मीथेन गैस ये बहुत ही हानिकारक होता है हेल्थ के लिए। तो धान के फसल को, धान को कल्टीवेशन के लिए पूरी दुनिया में लोग इसको एक नेगेटिव, इसका वो रिपोर्ट है कि भाई आप 2 कंट्री है, चाइना और इंडिया, दोनों के दोनों ये राइस जो है ये कल्टीवेटिंग कंट्री है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये खाना खाते हैं राइस में, क्योंकि इनका स्टेपल जो फूड है वो राइस है, और यही दोनों जो है मिथेन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आई बात भी, जैसे कि ये सूखा, इसको हम पेड़ लगाते हैं वहाँ पे, तो वो तो किसी भी पौधे का कोई भी अगर वो रेजिड्यू है उससे मीथेन बन जाता है। मीथेन बैक्टीरिया बनाता है, हम आप नहीं बनाते। सलूशन उसका यही है, सिंपल सलूशन चाहिए किसान के लिए, उसकी इकोनॉमी भी मजबूत हो और गवर्नमेंट को भी ज़्यादा दिक्कत ना सहना पड़े। तो सबसे सही तरीका, धान आप खरीद रहे हो, पराली भी आप खरीदिए। पराली खरीदे तो ये एक बिल्कुल तो मुझे लगा सर गलत कह रहा हूँ? नहीं, ठीक बात है। ये इस तरीके के सॉल्यूशंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपकी
आप सब्सिडी दे ही रहे हो, आप पराली खरीद के दे दीजिए दूसरे जब ये राज्यों बात को। आती है तो सरकार को हम वन फिट ऑल करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सरकार जो है वो इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रही है, चाहे वो हमने बायोमीथेन मतलब एनर्जी प्लांट देखे हो, बठिंडा में सबसे बड़ा एनर्जी जनरेशन प्लांट आया हो, चाहे वो फ्यूल पैलेट का हो, चाहे वो बायो अल्कोहल का हो, या आप अगर देखें और अदर जो एनर्जी जनरेशन के प्लांट आए हैं, या इंडस्ट्री को कहा गया है कि आप 5 to 10% सोचिए कि कैसे आप स्टबल बर्निंग को ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कई बार सारी की सारा जो बेनिफिट आ रहा है, सब्सिडी आ रही है, फार्मर चाहते हैं हमें मिले, इंडस्ट्री चाहती है हमें मिले, सरकार चाहती है कि कहीं बैलेंस हो। बैलेंस कैसे हो? जो रिसर्चर हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो सब में थोड़ा थोड़ा कहती है कि आप रिसर्च एंड इनोवेशन करिए। तो शायद लोगों ने ये जो आप टाइल्स ऊपर देख रहे हैं वो बनाई है, आपने पेन प्रोडक्ट देखा है वो बनाई है, जो ये प्लेट है यूज करने के लिए प्लास्टिक हटा के वो बनाई है। तो हम इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम कैसे इनोवेटिव सॉल्यूशन की तरफ जाएं। जैसे हमने देखा है कि कैसे आप हाई ग्रेड सिलिका कंटेंट बना सकते हैं इससे, और वो सिलिका वो है जो आपके आज के फोन से लेकर सारी जगह यूज हो रही है। तो सरकार को ये देखना है कि वो रिसर्च, एनजीओज, इंडस्ट्री, एक फार्मासिस्ट, हमारे फार्मर, और इन सबको मिलाकर कैसे एक योजना चलाएं और इम्प्लीमेंट बनाएं, और उसी के लिए प्रयास भी जारी है। अगर आप देखें तो हमारे पंजाब में जो है रिसर्च पार्क आ रहे हैं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो आप कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं, वो अपनी इनोवेशन लेके आ रहे हैं कि किस तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन में ये करिए तो ये फायदा होगा। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट कि बिना एविडेंस बेस्ड मैंने ये किया और ये बहुत अच्छा है, बस ये मेरे को पता है, वो नहीं होता है जब तक मैं उसके फायदे कहीं पूरे प्रयासों के साथ, और वो भी जो इंटरनेशनल वैज्ञानिक कम्युनिटी है उसको ना दिखाकर कर पाऊं। तो कुछ चीजें हम ऐसी कह देते हैं जो बहुत ही स्लैंग होती है। जैसे आपने कहा कि ये तंबाकू को क्यों नहीं बंद कर देते, क्या आपको पता है कि सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग और हम एंड गेम तंबाकू की तरफ जा रहे हैं। जो कंप्लायंस ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट है वो उसी के लिए लाया गया है। जब हम चीजों को पूरी तरह से समझे कि आज एक सरकार की स्ट्रेटजी होती है कि मैं किस तरह से सिस्टमेटिकली चीजों को कम करूंगी। सरकार ने पराली भी आज 70% कम लेकर आए, हमें उनके प्रयासों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्या हमें नहीं पता है कि हमारे शहरों में जो डस्ट जनरेट होती थी उसके लिए मशीनें आई हैं? क्या हमें नहीं पता है कि जो पेमेंट है उनके लिए काम हो रहा है? मैं मानता हूं कि कुछ सॉल्यूशन काम नहीं करेंगे, पर हमारे यहाँ डस्ट कंट्रोल के लिए स्प्रिंकलिंग नहीं हो रही है। अगर ये नहीं हो रही है, मेरा खुद का डाटा दिखाता है कि देयर इज अ डिक्लाइन इन एयर पोल्यूशन, बट दैट इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। रीजन बीइंग 2016 में जितने व्हीकल थे, आपने कहा 14 लाख थे, तो वो 7 लाख थे, वो 14 लाख हो गए। हाँ, दूसरी चीज, क्या व्हीकल से चलना जरूरी है? हाँ, शायद वो हमारी जॉब और उसके लिए जरूरी है। तो हम कहाँ कंट्रोल करते हैं? जहां नॉन एसेंशियल एक्टिविटी होती है। मतलब क्या हम देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि जब हम इस समय हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो एसेंशियल एक्टिविटी है, बर्निंग कर रहे हैं वो नॉन एसेंशियल है, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है जिससे फार्मर की इनकम और पर्यावरण दोनों को सपोर्ट मिले। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज बहुत टाइम हो गया, हम लोग डिस्कस तो चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आज हम लोग बैठे हैं और जो इसमें डॉक्टर साहब आप लोग ये बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करेंगे कि जो आपके सॉल्यूशंस हैं जिन पे आपने बात की, अगर वो किसानों के नज़रिए से फ़ायदेमंद है और सरकारें और किसान मिलकर के अगर उसको अमल में लाते हैं, तो हम लोग शायद अगले साल या उसके आने वाले सालों में इस तरीके की समस्याओं से नहीं जूझेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।